दोस्तों एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही लंबा सा मेल लिखा गया और बोला गया सर सुबह उठने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ ऐसी ट्रिक बताओ ताकि सुबह जल्दी आँख खुल जाए और एकदम जो है अपने काम पर लग जाए। हर जगह ट्रिक ढूंढनी है कि ट्रिक का पता चल जाए। कभी अपने अंदर झांक कर तो देखो यार, ये जो प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट की है, ये जो जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट की है, ये किसी ने आप लोगों को बोला नहीं है कि आप लोग ये जर्नी को स्टार्ट करो, किसी ने फोर्स नहीं किया है। आप लोग अपनी मर्जी से इस जर्नी के अंदर आए हो। और ये एक ऐसी जर्नी है जैसे एक मकड़ी जाला बना रही है ना, आराम आराम से एक एक जो धागे को पकड़कर उसको पिरोती जा रही है। ऐसे ही आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक एक दिन को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप लोग खुद सोचो, अक्सर ऐसा होता है कि घर परिवार या फिर पूरे गांव में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो कि लाइफ अपनी बदल के निकल जाता है और बाकी के सब वहीं पे घूमते रहते हैं, बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो आप लोग वो इंसान बन सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि हाँ यार, ये इंसान उस गांव से निकल कर आया और कोई उस गांव से निकल के नहीं आया। ये जब से इंसान आया ना, इसने पूरी ज़िंदगी चेंज कर डाली उस पूरे परिवार की। आप लोग सोचो कि ये कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा मैंने बताया था कि एक छोटा सा साइन जो है आप लोगों का, वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। तो इससे आप लोग पावर देखो एक बार, इसकी कितनी बड़ी पावर है। और आप लोगों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, जो पर्सनल ज़िंदगी है और जो आप लोगों की प्रोफेशनल ज़िंदगी है। खासकर कई बार आप लोग क्या होते हो, पर्सनल ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती है और अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी को एक तरीके से ना बिल्कुल बर्बाद करके बैठ जाते हो। दोनों में यार एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि जब आप लोग अपने काम पर रहोगे और काम पर रहने के बाद में जब आप लोग वापस अपने घर पर आया करोगे, तो उस टाइम पर अपने काम का स्ट्रेस कैसे घर पर लेकर नहीं आना है, वो चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अभी से ही अगर आप लोगों को सीखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए कहता हूँ कि इंसान को हमेशा सीखते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। और चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी खुद की ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर गलतियाँ कर करके सीख के आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए स्मार्ट लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। सोचो तो सही यार, एक चिड़िया घोंसला बना रही है, एक मकड़ी जाला बना रही है, हर एक परिंदा इस धरती पर मेहनत कर रहा है सर्वाइव करने के लिए। आप लोगों को लग रहा है कि ज़िंदगी बस ऐसे ही कट जाएगी मज़े में। अगर ऐसा होता तो नेचर आप लोगों के लिए कुछ और ही प्लान बना के रखती। पर लेकिन आप लोगों को भी उस प्रोसीजर से होकर गुजरना ही गुजरना पड़ेगा, जिस प्रोसीजर में डलने के बाद में एक इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं उसका एक अस्तित्व बनता है कि हाँ ये वो इंसान है। अगर लग रहा है वो कर पाओगे और करने के लिए तैयार हो, उसके लिए अपना डेडिकेशन आ रहा है निकल कर, तो सही बात है। वरना छोड़ दो। किसने बोला है प्रिपरेशन करने के लिए, किसने बोला है सुबह उठने के लिए? मजे करो यार ज़िंदगी में, क्यों ही ज़िंदगी को इस तरीके से व्यतीत करना है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अगर आप लोग अपने लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप लोग अपने लिए डेडिकेटेड नहीं हो, तो किसी और किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो पाओगे? तो ये सोचना एक मिनट के लिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कल का दिन कैसा रहा, कितने घंटे पढ़ाई की, और क्या आज का शेड्यूल आप लोगों ने बना लिया है। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आज का शेड्यूल एटलीस्ट आप लोगों को जरूर बनाना है, ताकि अपने दिन को ढंग से यूटिलाइज कर सकें। ओके, तो आज संडे, संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे बनाएंगे। काफ़ी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस डिस्कशन के अंदर। हाउस द जोश, हाउस द जोश। और जोश कैसा है? अच्छा है ना। जब तक जोश जो है आप लोगों का अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आप लोग अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज कैसे करोगे। और यार ये तो बड़ी ही फेवरेट सी लाइन अपने सामने लिख लो कि सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने का मन नहीं करता है। ये रियलिटी है जिंदगी में। आप लोग हर एक वो काम उठाकर देख लो जिसको करने में मन नहीं करता है, पर लेकिन वही जिंदगी बनाता है। टाइम पर उठना, अपने शेड्यूल को फॉलो करना, रनिंग करना, आंसर राइटिंग करना, हाँ ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को बोरिंग लगती है। एक्सरसाइज करना बिल्कुल बोरिंग लगता है, एक दिन करके दूसरे दिन इंसानों का मन नहीं करता है, वो भाग जाते हैं। और या फिर जिम में एक दिन आएंगे बिल्कुल ताव में और सब कुछ करेंगे, अगले दिन आएंगे नहीं। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग समझ गए हो, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए इनके साथ में डील कैसे करना है। अगर ये आप लोग सोच नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तो फिर तो यार तो ये तो ज़िंदगी चलती रहेगी और आज जैसे दिन कट गए वैसे ही कट जाएंगे। आज जो है 20 नवंबर हो चुका है, कल को 21 होगा, परसों को 22 होगा, और ज़िंदगी डे बाय डे ऐसे ही निकलती चली जाती है, हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो अभी भी टाइम है आप लोगों का, 10 दिन इस महीने के बचे हुए हैं, पूरा अगला महीना बचा हुआ है। तो अगले साल में एंट्री करने से पहले अपने आप को कम से कम इतना तो एक तरीके से एक पैटर्न में लेकर आ जाओ, ताकि लगे कि हाँ यार पिछला साल जो शानदार तरीके से यूटिलाइज किया है। ओके, तो कैसा रहा कल का दिन? एक एक दिन अगर आप लोग कल देख के चलोगे ना आगे, तब आप लोग वो टारगेट अचीव कर पाओगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डेली में कवर करता हूँ। यहाँ पर ये भारत रत्न है, इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन यहाँ पर बता पाता है। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट डे भी यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ।
पर उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आज के जो एसएलवी कमांडो हैं इनका नाम है मोनिका। आप लोग इस तरीके से देखिए, आप लोगों के सामने उदाहरण रहते हैं। डेली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरीके से अपना शेड्यूल लिखते हैं और फिर आकर बताते भी हैं क्या क्या अचीव कर लिया और क्या क्या अचीव नहीं किया। अगर आप लोग यहाँ पर, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, 60 से 70% अगर आप लोग अचीव कर रहे हो तो आप लोग बहुत सही पैटर्न में चल रहे हो। 100% नहीं हो पाता है यार, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। अगर आप लोग 80 मतलब 70 से ऊपर जा रहे हो ना, तो आप लोग बहुत ही सही पोजीशन में हो। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। हाँ, अगर इससे 50 से भी नीचे आ रहे हो तो फिर आप लोगों को चेक एंड बैलेंस अपने ऊपर रखना चाहिए कि हाँ कैसे करना है। और ये कर देखो यार कुछ दिन, अगर लाइफ ना बदले तो मुझे बताना फिर आकर कि क्या फालतू की बातें बोल दी हैं। ये रियलिटी है और ये प्रैक्टिकल चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ जो खुद इंप्लीमेंट करता हूँ और वो बच्चे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक बार उनका कमेंट देखा करो। अच्छा, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को, और वो पढ़ना जो कि यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, और फिर डिफरेंस देखना आप लोग, सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये काम आप लोग अपनी जिंदगी में जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में जो यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट डे है, यहाँ पर ये है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। हम लोगों ने देखा था हमारे देश में भी चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है वो आप लोगों को बताना है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ जो डे है ये 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, बच्चे जो है ना वो फ्यूचर का भविष्य है। आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को लीड करके चल रहे हो, आप में से कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई आईपीएस, कोई एसडीएम बनेगा, कोई आगे चलकर वकील बनेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा। और आज तक आप लोगों ने देखा हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आगे चलकर बहुत सारी लड़कियां आए और हमारे देश में लड़कियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो आप लोग बहुत सही तरीके से इस देश को आगे चलाने वाले हो। अगर आप लोगों का भविष्य अगर सही नहीं होगा, आप लोग सही तरीके से आज का वर्तमान यूज करके नहीं चलोगे, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए बच्चों के ऊपर फोकस दिया जाता है। इसलिए उनको एक तरीके से बच्चों के बारे में क्या क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से बच्चों को लेकर चलना है, कैसे उनको अवेयर कराना है। कहते हैं ना, अगर एक बच्चे की लाइफ आपने सुधार दी ना, तो ये समझो कि एक परिवार की लाइफ सुधार दी। और एक परिवार की क्या क्या पता हो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के अंदर देकर चला जाए, तो आप लोग कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं, ये समझो एक मिनट। ठीक है, तो इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलना है। जैसे टीचर होता है वो पढ़ाता है क्लास में, उसको ये नहीं पता होता है एक तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो खासकर ऑनलाइन के बारे में बात करें तो जो आप लोग आंसर देते हैं ना, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ कौन बच्चा रेगुलर है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। और मैंने कहा था ना कि बहुतों के नाम मुझे याद हो गए हैं, तो ये इसकी वजह से होते हैं क्योंकि बहुत बच्चे रेगुलर पंक्चुअल वे में डिटेल में शानदार तरीके से आंसर देते हैं। और आप लोग उनका आंसर देने का तरीका देखना, फर्स्ट डे कैसा था और आज के डे में कैसा है। सेम पैटर्न आप लोगों का आंसर राइटिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग अगर उनके आंसर फर्स्ट डे के उठा के देखोगे और आज के उठा के देखोगे तो देखना। और इवन जैसे मैंने सिलेक्शन के बारे में आप लोगों को बताया, बहुत सारे बच्चे जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, सर आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन किया था, बहुत सारा फायदा हुआ सर, डेली जिस तरीके से डिस्कस करते हैं उससे फायदा हुआ। तो ये बता रहे हैं ऑलरेडी। अब तो ये बात होगी ना, सामने वाला बता रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, हाँ ठीक है यार बता रहा है। बहुत सारे लोग बताते हैं और चले जाते हैं। अगर वो वाले जोन में आ गए हो तो यार फिर तो मैं क्या, भगवान भी धरती पर आकर कुछ करे तो तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए सोचो कि इन चीज़ों को इंप्रूव कैसे करना है, सुधारना कैसे है, और सुधारना भी आप लोगों ने ही है, कोई और नहीं आने वाला है। ये मैं आप लोगों को लिख कर दे रहा हूँ। आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों को ही सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शानदार शानदार आर्टिकल कवर करने वाला हूँ। ये कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी होगी जो वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे। और ये आर्टिकल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि यहाँ पर कोर्ट की हायरार्की के बारे में बात कर रहा है, वो एंड में देखेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ बड़े आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो अपने ही आप में काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे उन आर्टिकल को देखकर। तो फीडबैक जरूर दिया करो, जैसे भी आप लोगों को डिस्कशन लगता है, अच्छा या बुरा, कोई डाउट हो तो उसको पूछ लिया करो। तो इस तरीके से अगर आप लोग चीज़ों को लेकर चलोगे तो मुझे पता चलता रहेगा। ठीक है, आप लोग मुझे कैसे पता चलता है, आप लोगों ने वीडियो देखी है, मतलब इतने सारे बच्चे आके देख के चले जाते हैं। तो दो तरीके हैं। ठीक है, अगर एक देखा जाए तो जैसे कि व्यूज़ होते हैं और लाइक्स होते हैं। ठीक है, उनसे पता चलता है कि इंगेज कितने हैं आप लोग यहाँ पर आकर, यानी कि बच्चा आकर लाइक कर रहा है वीडियो को। ठीक है, वो देख रहे हैं यहाँ पर लेकिन इन रियलिटी आप लोग कौन हो उसका मुझे पता चलता है जब आप लोग कमेंट करते हो। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अपना आंसर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि अच्छा आप लोग जो है आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और एक छोटा सा काम और भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं आप लोग कि किस किस स्टेट से आप लोग निकल कर आते हैं, अगर आप लोगों को लगे। ठीक है, ताकि मतलब मुझे पता चलता रहे, क्योंकि जब जब किसी स्टेट के एग्जाम आते हैं, जैसे बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है, इतने सारे मेल आ रखे हैं जिसकी कुछ हद नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया सर, मेंस के लिए बधाई दो, और मैक्सिमम तो ये लिखते हैं सर किसी को बताना मत। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ठीक है चल शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आप लोग देखते हैं। अभी उड़ीसा पीसीएस का आया था, यूपी पीसीएस का आया था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिर मुझे एक आइडिया लगता रहता
है, ठीक है। तो अच्छे से यार इंजॉय करो चीज़ों को, और अच्छे से चीज़ों को लेकर चलोगे तभी सही मुकाम पर पहुंच भी पाओगे। ओके, किसी चीज़ को कैसे कहना है और अपनी कंट्री के रिलेशन किसी देश के साथ में कैसे बनाने हैं, ये कोई मोदी जी से सीखे। मतलब जहाँ भी जाते हैं ना, लोगों के कानों में ऐसे मिश्री सी घोलते हैं, वहाँ के लीडर के कानों में भी। मतलब एक तरीके से काल हो जाता होगा लोग कि वाह यार क्या आदमी है, कैसे आदमी से मिले हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग सुनिएगा, उसके बाद में आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। जब मोदी जी के द्वारा इंडोनेशिया के अंदर G20 की मीटिंग के ड्यूरेशन में कुछ बातें बोली गई जो आप लोगों को सुननी चाहिए। इंडोनेशिया आने के बाद, ध्यान से सुनना एक एक शब्द। बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। अनुभूति, एहसास। और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं। अभी यहाँ से आगे सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे आई थिंक देखते हैं, किलोमीटर दूर ये एक सेकंड, ये जो टॉपिक है यहाँ से है, ठीक है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल ध्यान से सुनना। बाली से 1500 किलोमीटर दूर भारत के उड़ीसा के अंदर कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। ये कनेक्शन बैठाया जा रहा है, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। और ये बाली यात्रा है क्या? वैसे मोदी जी एक्सप्लेन कर देंगे। ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा, आनंद होगा, उत्साह से भर जाएंगे। और कई वर्षों बाद, बीच में कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई, उसके कारण कुछ रुकावटें आई थी, और अब कई वर्षों बाद बाली यात्रा, ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, लाखों लोगों की भागीदारी के साथ, मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है। किसके बारे में बात कर रहे थे मोदी जी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक भव्य तरीके से, शानदार तरीके से, इतना एक तरीके से नहीं, एक मनमोहक दृश्य आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये है बाली यात्रा। तो बाली यात्रा या फिर इसको बाली यात्रा भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है, जिसके बारे में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बातें की गई। तो यहाँ से आप लोगों को इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, जैसे लास्ट ईयर वियतनाम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं हुई, क्वेश्चन क्यों आ गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, इंडोनेशिया, पहले एक बार मैं मैप पे लेकर चलता हूँ, एग्जैक्ट बाली में चलते हैं यहाँ पर। तो ये है बाली, इंडोनेशिया के अंदर, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है। दुनिया में लगभग 49, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं 49 के करीब मुस्लिम जो पॉपुलेशन कंट्री हैं, और उसमें इंडोनेशिया के अंदर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो एक ऐसी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन एक सही लेवल पर चलना, क्योंकि हमारे देश में भी जो मुस्लिम भाई बहन की जो कम्युनिटी है वो कम नहीं है, तो ऐसी कंट्री के साथ में रिलेशन बनाने से कहीं ना कहीं एक अच्छे कनेक्शन हमारे हो पाएंगे। और इसी के साथ में हम पुरानी चीज़ों को अपना रिकॉल कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये बात की जा रही है पर्टिकुलर बाली यात्रा या बाली यात्रा के बारे में, तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए आज की डेट में तो हम लोग इन चीज़ों को ढंग से बातें नहीं करते हैं, पर पुराने टाइम पर अगर आप लोग देखोगे
तो सी यानी कि ओशियन के थ्रू जो व्यापार होता था वो एक नेक्स्ट ही लेवल का आप लोगों को देखने को मिलता था। और इवन अगर बात करें, आप लोग देख सकते हैं जब कलिंगा टाइम पर, जब कलिंगा जो डायनेस्टी थी यहाँ पर एंशिएंट, एक तरीके से कलिंगा के बारे में आप लोगों ने सुना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग याद रख सकते हैं कि कलिंगा जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर, और एक प्रिंस जिनका नाम था कलिंगा, उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर आज की डेट में ज्योग्राफिकल लोकेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग देखोगे तो महानदी और गोदावरी नदी के जो बीच में आप लोगों को रीजन नजर आएगा, उसको नॉर्मली यहाँ पर आप लोग कलिंगा डायनेस्टी के नाम से जान सकते हैं। तो उस टाइम पर जो यहाँ पर कलिंगा के टाइम पर जो शिप हुआ करते थे यहाँ पर, उनको यहाँ पर बायोताज बोला जाता था। बायोताज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऐसी टर्म है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक अपना ही लेवल का रिलेशन आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे इन शिप को भी समझकर कि कितने अच्छे से यहाँ पर ये सेलिब्रेशन किया जाता था। तो उसी कल्चर के बारे में यहाँ पर आज की डेट में भी हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उसी के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर जाकर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस पर्टिकुलर जो यात्रा है इसके बारे में बात की गई। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि G20 की मीटिंग में जो भी बातें हुई वो इंडिया और इंडोनेशिया को कल्चरली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करती है। और इवन अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर उनके द्वारा कई सारे ऐसे स्पीच दिए गए थे कि आज भी रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं कहाँ पर, इंडोनेशिया के अंदर में। यानी कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, पर वो ये बोलते हैं कि रिलीजन अलग है और कल्चर अलग है। यानी कि कल्चर में वो आज की डेट में महाभारत जैसे महाकाव्य आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा, रामायण जैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। पर रिलीजन क्या है, रिलीजन है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि इस्लाम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों को सेपरेट कर कर इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पर देखा जाता है। तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक अच्छे कल्चरल रिलेशन के बारे में भी आप लोगों से यहाँ पर बातें की जा सकती है। तो ये अब की बार जो G20 की मीटिंग हुई वो कौन से नंबर की थी जो इंडोनेशिया में हो रही थी, और उसकी थीम आप लोगों को बतानी है, क्योंकि रिसेंटली कई बार मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। अभी कुछ और फैक्ट्स और पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जिसके साथ इस टॉपिक को और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे, और इसके आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, और एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी रहेगा। तो इसलिए ध्यान से जितना चीज़ों को सुनोगे उतने ही अच्छे से आप लोग यहाँ पर चीज़ों को याद भी रख पाओगे, ठीक है। अभी जो बाली यात्रा इसको आप लोग बोलते हैं यहाँ पर, ये एक तरीके की आप लोग बोल सकते हैं समुद्री यात्रा है। यानी कि समुद्र के थ्रू जो यहाँ पर यात्रा आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके लिए कई बार हम लोग इंग्लिश शब्द यूज करते हैं वॉयेज, VOYAGE। इसका मतलब होता है जल यात्रा। तो जल यात्रा एक काफी अच्छा कनेक्शन माना जाता है, और खासकर इसी के नाम से उड़ीसा के अंदर यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट जो फेस्टिवल मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने क्या बताया, बेसिकली मोदी जी ने बताया, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। महानदी जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कटक सिटी के अंदर, तो उसके किनारे पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और डेट भी है प्रॉपर, ये आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि अगर नॉर्मल तरीके से बात करें तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप लोगों को यहाँ पर ये सेलिब्रेशन नजर आएगा। इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कई सारे आइलैंड जैसे सुमित्रा हो गया, जावा हो गया, बाली मैंने आप लोगों को बता दिया, इनके साथ में डायरेक्ट रिलेशन थे यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही आप लोग जिसको आज के डेट में सिलोन यानी कि श्रीलंका बोलते हो, उसको पुराने टाइम में सिलोन बोला जाता था। जिसको आप लोग म्यांमार बोलते हो, पुराने टाइम पे उसको बर्मा बोला जाता था। तो ये अलग अलग नाम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप लोग बोलोगे कलिंगा एक अलग, हमारी कंट्री में इसी के क्यों रिलेशन थे? अगर थोड़ा सा ध्यान हो आप लोगों को, हमारी कंट्री में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा 500 से भी ज़्यादा राजा रजवाड़ों को इकट्ठा करके हमारी कंट्री एक प्यारी कंट्री बनाई गई। यानी कि उससे पहले यहाँ पर कलिंगा एक प्रॉपर राज्य था, एक अपने ही आप में सेपरेट एक एंटिटी आप लोग बोल सकते हैं, जो कि किसी के भी साथ में अपने रिलेशन वो बना सकते थे बिना किसी के यहाँ पर एक तरीके से बिना किसी से परमिशन लिए। आज की डेट में अगर बात करें जो हमारे राज्य हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर रोल करती हुई नजर आएगी प्ले, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर के अंदर आप लोगों को काम जो है वो नजर आएगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पुराने टाइम को आज के टाइम के साथ में कंपेयर मत करना, क्योंकि पुराने टाइम पर पैटर्न अलग था, आज के टाइम पर आप लोगों को पैटर्न जो है वो अलग नजर आएगा।
होता क्या है, जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों से बात की, इसी पैटर्न में आप लोगों को इंडोनेशिया के अंदर भी सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी सारी जो मिनिएचर टोए होते हैं एक तरीके से ना बना बना कर उनको फ्लोट किया जाता है, ठीक है। कई सारे सिंबॉलिक जेस्चर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई सारे स्टॉल लगाए जाते हैं खिलौने के, खाने पीने के। तो एक पूरा ऐसे ना मेला, तो मेले टाइप में इसको पूरा एक तरीके से अच्छे से एंजॉय किया जाता है। तो ये आप लोग देखने को मिलेगा एक कल्चरल रिलेशन यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर जो बाली यात्रा, इसको बेसिकली व्योज ऑफ टू बाली यानी कि जल यात्रा टू बाली बोला जाता है, अगर शब्द के ऊपर आप लोग जाएं पर्टिकुलरली, ठीक है। यानी कि एक तरीके से शब्द अगर आप लोग समझने की कोशिश करें बाली यात्रा फेस्टिवल से रिलेटेड क्या मतलब है इसका, तो वो पानी की यात्रा आप लोग बोल सकते हैं, जो कि अक्टूबर या फिर नवंबर बोलो आप लोग यहाँ पर, फिलहाल अगर बात की जाए तो नवंबर के महीने में आप लोगों को ये सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए कोई भी कंट्री जो है वो अपने आप में अपनी कंट्री एक तरीके से फुलफिल सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। आज के डेट में क्रूड ऑयल जो है हम लोग कितना सारा बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, चाहे गैस की बात कर लो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारा देश दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, बेचता भी है। जैसे पिछले दिनों में हम लोगों ने गेहूं वगैरह के बारे में बातें की, इसी के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बहुत मायने रखते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं एक दूसरे के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कल्चरल और बैकग्राउंड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिए जाते हैं लीडर्स के द्वारा, ताकि ये रिलेशन और अच्छे लेवल पर जाएं और जो कंट्री हैं, जो खासकर वहाँ के लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड फील करें, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो एक अच्छा सा आंसर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया हैज़ नॉट रियलाइज इट्स पोटेंशियल, यानी कि अभी पूरे पोटेंशियल उनके द्वारा रियलाइज नहीं किया गया है, और भी अच्छे लेवल पर एक दूसरे के साथ में यहाँ पर व्यापार किया जा सकता है और कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है, क्योंकि इंडोनेशिया की लोकेशन ही इतनी बेहतरीन है यहाँ पर, और ऊपर से इंडोनेशिया जो है वो आसियान कंट्री का पार्ट है यहाँ पर। तो बहुत सारे देशों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाकर हम लोग आगे चल सकते हैं। हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी बाद में चलकर हम लोगों ने उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है या फिर बस ऐसे ही मोदी जी की स्पीच सुनकर ही बस मने मंत्रमुग्ध हो गए। आइए बातें करते हैं यहाँ पर। एक अच्छा पॉलिटिशियन ना एक अच्छा वक्ता होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पर अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करें या फिर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें, जो भी लीडर आप लोग पुराने टाइम के उठाओगे वो एक शानदार लीडर होगा, जो कि एक अच्छा वक्ता होगा, यानी कि एक तरीके से जनता के साथ में अपनी बातें अच्छे से रख पाता होगा, ठीक है। बाली यात्रा ये इसके बारे में क्वेश्चन है और करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी गई है। बोला जा रहा है कि ये जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा में होता है, सिटी जो कटक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और गड़गड़िया घाट, ये पर्टिकुलर घाट भी आप लोग याद रखते हैं। गड़गड़िया घाट महानदी रिवर के किनारे आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। दूसरा बोला गया कि जो सेलिब्रेशन है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एंशियंट जो उड़ीसा जो मैरिनर है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जिनको यहाँ पर क्या बोला गया है, इनको यहाँ पर सदाबा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से एक तरीके से नहीं लंबी लंबी डिस्टेंस पर अपने जो है जो नाव वगैरह भेजा करते थे जावा, सुमित्रा, श्रीलंका, ट्रेड और कल्चर रिलेशन को एक्सपेंड करने के लिए। हर साल जो है कार्तिक पूर्णिमा अकॉर्डिंग टू जो उड़ीसा कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि उड़िया कैलेंडर के हिसाब से ये सेलिब्रेशन किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबो? तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए? सही आंसर है यहाँ पर क्या है बताइए? गैस तो कर लो कम से कम, जो गलत होगा यहीं पर हो जाएगा, एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। तो सही आंसर है यहाँ पर सी, ठीक है। सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जैक्ट करेक्ट है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग ये तो देखिए सेंट्रल लेवल पर तो मैंने सारी बातें बता दी, अगर उड़ीसा पीसीस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। और भी जैसे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ना, उसमें हिंदी और इंग्लिश में नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं, और इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जैसे कि मान लो आप पढ़ने बैठोगे तो यहाँ पर कुछ और भी पीपीटी ऐड कर दी जाती है, ताकि जब आप लोग पढ़ने बैठो यहाँ पर कुछ और भी आप लोग जब इसको रिवीजन करो तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर सको, ठीक है। ये सारी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। क्वेश्चन लिखने की कोशिश जरूर करना, जितने भी शब्द आप लोग लिख सकते हो उतने आप लोग कोशिश करना, और फीडबैक दे देना जैसा भी आप लोगों को लगता है। अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो उसको पूछ लेना, ओके। वैसे एक बात आप लोग बताओ, इसके बारे में आप लोग क्या मानते हैं? इस धरती पर कुछ भी सही और गलत नहीं होता है,
हो सकता है वो एक इंसान के लिए सही हो और दूसरे इंसान के लिए गलत हो। तो सही और गलत जो होता है वो सिचुएशन के ऊपर नॉर्मली डिपेंड आप लोगों को देखने को मिलता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन अच्छा है, कई सारे बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन अच्छा है। तो वो टॉपिक मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। जो मेरा डिस्कस है वो है एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जो कि हमारे शरीर में घुसती जा रही है। तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जिसको आप लोग AMR भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में घुसती जा रही है और इसकी वजह से बोला जा रहा है कि आज की डेट में जो ये फैक्ट्रीज हैं कहीं ना कहीं जो हमारा प्लानट है उसको डिस्ट्रॉय करके रख देंगी। ऐसा क्या हो रहा है तो समझोगे तो आप लोग चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाओगे। बहुत ही डिटेल में टॉपिक डिस्कस करूंगा और हेल्थ से रिलेटेड जो बातें होती हैं, फिर एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्थ और एजुकेशन मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो इसलिए वो टॉपिक मैं थोड़ा सा इस तरीके से डिस्कस करता हूँ ताकि एग्जाम तो साइड में आप लोग लेकर ही चलो, इसी के साथ में आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सको, लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सको। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, अगर पोल्ट्री फार्म तो आप लोगों ने शायद कभी ना कभी देखा ही होगा, विजिट करना और उसके अंदर कंडीशन देखना कैसी रहती है। एक मुर्गा वो है जो अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से कुकड़ू करके एंजॉय कर रहा है, इधर उधर घूमता फिर रहा है, और एक वो है जिसको जबरदस्ती यहाँ पर इस तरीके से उसको रखा गया है। ठीक है, एक मुर्गी एक अमूमन जो अंडे देती है उसके कई गुना अंडे जो हैं उससे उसको आर्टिफिशियली उसको इस तरीके से सिचुएशन में रखा जाता है कि वो कई सारे अंडे जो हैं वहां से उसके पेट में से निकल कर आए। इवन आप लोग ये बोल सकते हो कि उस मुर्गी को इस कंडीशन में डाल दिया जाता है कि उसकी एज भी जो है बिल्कुल इतनी जल्दी खत्म कर दी जाती है जिसकी कुछ हद नहीं है, और यहाँ पर जब वो किसी काम की नहीं रहती है तो फिर उसको काट कर बेसिकली बेच दिया जाता है। और यहाँ पर चिकन फ्राई, चिकन पता नहीं मतलब नाम कई सारे होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर जो पिग्स हैं उनकी देखने को मिलेगी कंडीशन। इवन मैं यहाँ पर आप लोगों को मीट मांस के बारे में ओनली बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा जो भी जानवर है यहाँ पर, इवन अगर गाय भी हैं, जो गाय को बड़ी त्रासदी में रखा गया है और उन गाय का जब दूध पिया जा रहा है, एक तो वो गाय है और एक वो गाय और भैंस हैं जो अक्सर गांव में आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ी सी नाद यानी कि एक खोर होती है जिसमें उनका प्रॉपर घास वगैरह डाला जाता है और वहां पर बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस होता है, घर वाले प्रॉपर उनको पानी पिलाते हैं। ठीक है, अभी जैसे अगर आप लोगों ने शायद आप लोगों के साइड में पता नहीं होगा या नहीं होगा, मतलब मेरे घर पर जैसे मैं गांव में जाता हूं तो वहां पर मतलब मेरे पापा जी और मम्मी जी ने क्या कर रखा है, जो गाय भैंस हैं उनके नीचे इतना मोटा एक गद्दा सा डाल रखा है। गद्दा वो एक तरीके रबर का गद्दा है ताकि उनकी जिंदगी जो है थोड़ी सी नॉर्मल हो सके, अच्छे से वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। तो लगभग इतना गद्दा है, ठीक है, तो मतलब मोटा है उसका थोड़ा सा थिकनेस। तो वहां पर प्रॉपर जो है मम्मी ध्यान रखती है, उनको प्रॉपर टाइम पे चून डाल दिया, उनको प्रॉपर दलिया डाल दिया, खाना वाना प्रॉपर खिलाया जा रहा है। एक उस भैंस का दूध आप लोग पी रहे हैं और एक ऐसी भैंस का दूध पी रहे हैं जिसको बड़े ही घिचपिच तरीके से रखा जा रहा है, उसकी जिंदगी बिल्कुल नहीं खराब हो चुकी है, वो सोच रही है कब छोड़कर यहाँ से भागे, उसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, दूध निकाला जा रहा है तो उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आज की डेट में देखने को मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही हैं, और ये जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही हैं वो हम लोगों को बहुत ज्यादा बीमार जो है करती जा रही हैं। ये इस तरीके से जो जानवरों को रखा जाता है या फिर पक्षियों को रखा जाता है, इसको एक शब्द यूज किया जाता है, ये एक काफी खतरनाक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग यानी कि एक तरीके से फैक्ट्री के अंदर ये फार्मिंग की जा रही है, एक तरीके से जानवरों की फार्मिंग की जा रही है, या फिर इसको यहां पर इंटेंसिव फूड एनिमल फार्मिंग भी बोलते हैं। इंटेंसिव फूड एनिमल फार्मिंग यानी कि बहुत सारे इंटेंसिव तरीके से यहां पर जानवरों को रखा जा रहा है और इसकी वजह से यहां पर ये सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। आखिर आज की डेट में आप लोगों ने कई सारी बीमारी के नाम सुने होंगे, कईयों के तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। जैसे आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है रिसेंटली, और ये आप लोगों ने देखा होगा बर्ड फ्लू की वजह से इंसानों की तो जान जाती जाती है, जानवरों की भी जान जाती है, क्योंकि जब जब यहाँ पर बर्ड फ्लू फैलता है तो बहुत सारी जो मुर्गियां हैं उनको मारकर गड्ढे में दफना दिया जाता है। सेम पैटर्न में आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को स्वाइन फ्लू यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि इंसान जो है इतना ज्यादा इन चीजों को कनेक्टेड हो चुका है, कंज्यूम करता है, कि आज की डेट में अगर कोई इंसान को बीमारी नहीं है भले ही और वो हष्ट पुष्ट है, और जानवरों को बीमारी है तो इजीली इंसान भी बीमार हो जाएगा। यानी कि मैंने आप लोगों से कई बार बोला है जूनोटिक बीमारी के बारे में, तो जूनोटिक बीमारी आज की डेट में एक रियलिटी बन चुकी है, और रिसेंटली बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनको बोला गया है कि ये जूनोटिक बीमारी है, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली ये बीमारी देखने को मिलेगी। और एक बार इंसान में फैल गई, फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो बड़ी ही फ्रीक्वेंटली ये एक्सपोनेंशियल इनका ग्रोथ, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर इनका जो बढ़ता हुआ एक कद आप लोगों को नजर आएगा।
और इनके अंदर में जो दवाइयाँ दी जाती हैं यहाँ पर, चाहे दूध निकालने के लिए गाय भैंस को जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, या फिर यहाँ पर मुर्गियों को जिस तरीके से यहाँ पर एक नहीं कई सारी चीज़ें खिलाई पिलाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट वे में हमारी बॉडी के अंदर आती है। कंपेयर करने के लिए अगर थोड़ा सा आप लोग समझना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं। जब खेतों में गन्ने की खेती उगाई जाती है तो उसमें दुनिया भर की दवाई डाली जाती है। वो दवाई जो है घूम फिर कर हमारे ही शरीर के अंदर आती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और उसी की वजह से आज के डेट में इतनी सारी बीमारियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसीलिए जो भी बड़े बड़े एक्टर हैं, ये जो भी अमीर आदमी हैं, उन्होंने खुद के फार्म हाउस बना लिया आज की डेट में। उसमें क्या करते हैं, अपना ही खुद का अनाज उगाते हैं, अपना ही खुद का सामान उगाते हैं, अपना नेचुरल तरीके से कम जितना खा पी सके उतना वो नेचुरल तरीके से खाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नॉर्मल इंसान जो कॉमन इंसान है वो आज की डेट में ऐसी सिचुएशन में है कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो इतनी सारी बीमारियों से आज की डेट में घिरा हुआ है। तो ये जरूरी है इसके ऊपर बात की जाए। और ये मैक्सिमम जो बीमारी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें, ये इंसान को बीमार बनाती जाती है क्योंकि हम लोग सेल्फ मेडिकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज की डेट में एक बीमारी से दूसरी बीमारी में, एक जानवर से दूसरे जानवर में जो चीज़ें शिफ्ट होती हैं, कोई सोच भी नहीं चल सकता कि आने वाले टाइम में ये बोल दिया गया यहाँ पर, आप लोगों को देखा खुद क्या बोला गया यहाँ पर, ये बोल दिया कि ये हमारे प्लानेट के लिए खतरा हो सकता है। सोचो कोई ऐसी बीमारी फैल गई जिसकी वजह से पूरे प्लानेट पे यहाँ पर लोग जो है बीमार हो गए और धड़ल्ले से मर रहे हैं। कोविड-19 से लग रहा था एक बार को लोग जो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि यार ये क्या आ गया, इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जरूरी है इसके ऊपर काम करना। आज की डेट में अगर देखें बिलियंस ऑफ एनिमल ऐसे हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे पेंडेमिक जो है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड इनसिक्योरिटी और मेल नरिशमेंट, ये सारी वो प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों को बड़ी आसानी से दिखती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री बन गई है खाने को प्रोड्यूस करने की, क्योंकि ज़मीन तो कम होती जा रही है, तो इसलिए जानवरों पर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ती जा रही है अपने खाने को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से जो बीमारी जानवरों में है वो आसानी से इंसानों में आ जा रही है, और इसके उदाहरण भी मैंने आप लोगों को बताए। और इन्हीं के अंदर से यहाँ पर हम लोग जब बीमार होते हैं, मान लीजिए कोई आप लोगों को पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, हल्का फुल्का बुखार हो गया, 1 मिनट के अंदर में कोई भी एंटीबायोटिक आप लोग खा लेते हैं, बोलते हैं डोलो लेकर आओ, ठीक है, एक क्रोसिन दे देना यार, सर जो है फटाफटा सा लग रहा है। तो ये जो इस तरीके से आप लोग ये दवाइयाँ जो खाते हो यहाँ पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, आप लोग अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हो, ये भी बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट करने का। मतलब क्या इसका मतलब ये कि आज आप लोगों को डॉक्टर ने एक गोली दी, इसको खा लेना आपका बुखार ठीक हो जाएगा, पर लेकिन वही गोली अगर वो डॉक्टर आप लोगों को 1 साल या 5-10 महीने बाद में देता है, वही गोली आप लोगों के शरीर पर असर नहीं करती है। यानी कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है रेजिस्टेंस के उस पर्टिकुलर दवाई को लेकर बढ़ चुके हैं, अब वो दवाई आप लोगों की बॉडी पर काम नहीं करेंगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उस टाइम पर बताया था कि ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो चुकी है यहाँ पर, और वो ऐसी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ऐसी टीबी की बीमारी है, अब जो दवाई आप लोग पहले देकर लोगों को ठीक कर दिया करते थे, अब वही दवाई देकर आप लोग ठीक नहीं कर पाओगे। क्यों? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे घरों में मच्छर पहले जिस मोर्टीन से भाग जाया करते थे, आजकल उस मोर्टीन से नहीं भागते हैं, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करना उनको आ गया है। तो ये आप लोग की बॉडी के साथ भी सेम खिलवाड़ होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है आनन फानन में नहीं करनी चाहिए, और हेल्थ को लेकर तो आप लोगों को हमेशा आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जैसे अगर अपनी बॉडी के बारे में आप लोग बात करो, उसमें कई बार आप लोग देखते हैं कई सारे जो आप लोगों की बॉडी के अंदर में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, बॉडी के अंदर में दोनों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आप लोगों की बॉडी के अंदर खाना जाता है, जरा सी देर में पच जाता है वो, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि पूरा पैटर्न है शरीर के अंदर का। पर लेकिन जब कोई ड्रग रेजिस्टेंस दवाई आप लोगों की बॉडी में जाती है तो वो ऐसा नहीं कि वो अच्छे बैक्टीरिया को मारती है, वो बुरे बैक्टीरिया को मारती है, वो अच्छे बैक्टीरिया को भी किल करती है, और इसकी वजह से आप लोगों की बॉडी के अंदर में जो अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं, और फिर यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो पनपने स्टार्ट हो जाते हैं, जो ड्रग्स को रेजिस्ट करें। मतलब वो मच्छर शरीर के अंदर बच जाते हैं जो मोर्टीन से नहीं भागते हैं, वो बैक्टीरिया आप लोगों के शरीर में बच जाते हैं जो दवाई से नहीं भागेंगे। तो इसके चलते वो बैक्टीरिया फिर दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो दूसरों को भी ड्रग रेजिस्टेंस बनाएंगे। उन्हें कहते हैं कि एक पर्टिकुलर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक चोर जो है चोर चोर मुसेरे भाई, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी भी बारात में अगर आप लोग जाओगे तो कोई ऐसा नहीं सिर्फ पीने वाला इंसान है तो वो गांव में ठेका ढूंढ ही लेगा, जबकि पहली बार आ रहा है वहाँ पर, कोई किसी को नहीं जानता है पर वो ठेका ढूंढ लेगा। और ठेके के साथ साथ में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे उसको जो उसी के तरीके से उनको बेसिकली एंजॉय करना है, शराब वराब पीनी है। सेम सिगरेट पीने वाले लोग कहीं भी आप लोग देखने को मिलेगा कि एक सिगरेट पीने वाला लोग दूसरे सिगरेट पीने वाले लोग को ढूंढ ही लेगा। तो यानी कि इसमें नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जो दारू पीता है सिगरेट पीता है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक नेचर का इंसान दूसरे अपने जैसे नेचर के इंसान को ढूंढ लेता है। अब वो तो आप लोग देखोगे दारू सिगरेट पीना वो अच्छा है आप लोगों के लिए या फिर बुरा है,
वो आप लोगों की पर्सनल चॉइस है। आप लोग इतने समझदार हो कि खुद ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर इतना बोल देते हो कई बार तो मतलब शर्म आने लगती है, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, थोड़ा सा शरीर पे ना एक थोड़ा सा मोटापा हो गया, शर्म आने लगती है कई बार सुन के। यार बात शर्म आने की नहीं है। आप लोगों का शरीर है, अगर उसके अंदर बीमारी रहेगी तो आप लोग खुद अपनी प्रोडक्टिविटी देखना बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आप लोग काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, फिर फ्रस्ट्रेट होगे और फिर इसी के इरिटेशन में आप लोग बहुत उल्टी सीधी हरकतें करोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा हष्ट पुष्ट रखना, और वो आप लोग तब कर पाओगे जब उसके ऊपर ध्यान दोगे। एक ही तो शरीर मिला है यार, ऐसा थोड़ी ना कि आज आप लोगों का शरीर जो है वो i20 है और कल को चलकर ये होंडा सिटी और परसों को मर्सिडीज हो जाएगा, यानी कि चेंज होता रहेगा। नहीं, ये i20 है तो i20 ही रहेगा। अब आप लोगों को इस i20 की कितनी देखभाल करनी है वो आप लोग देख लो, आप लोग अपनी होंडा सिटी मर्सिडीज की कितनी देखभाल करनी है वो आप लोग देख लो। यानी कि शरीर नहीं बदलने वाला है। गाड़ी में नए टायर डाल दोगे लाकर, गाड़ी का पूरा ढांचा चेंज कर दोगे, इंजन नया रख लोगे राके, यहाँ पर अगर किसी की एक सर्जरी भी हो जाए ना जरा सी, तो लगने लगता है कि इंसान जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। इतनी खतरनाक चीज़ है, और इस शरीर के साथ में हम लोग खिलवाड़ करते हैं। तो उस खिलवाड़ से बचने की कोशिश करो, ठीक है। इसलिए दुनिया भर की दवाइयाँ खाई जाती हैं। कुछ भी खा लो आज के में, कोई मान लीजिए मुर्गा खा रहा है, मछली खा रहा है, या कुछ भी वो खा रहा है, गाय का दूध पी रहा है, या फिर कहीं पर भी आप लोग देखो अननेसेसरी तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर में इतनी सारी जो हम लोग दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें घूम फिर कर हमारी ही बॉडी के अंदर में आ रही है, और यहीं से आप लोगों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ बता दो आप लोगों को, जो खासकर दिल्ली के आसपास वाले रीजन में लोग रहते हैं, वहाँ पर कई बार जो सब्जियाँ उगाई जाती है ना, वो यमुना रिवर के अंदर उगाई जाती है, ठीक है। जो यमुना रिवर दिल्ली से बह रही है उसके किनारे पर वो सब्जी उगाई जाती है। यमुना रिवर के अंदर में जो पर्टिकुलर एक तरीके से पानी जाता है वो इतना खतरनाक है, इतना पोल्यूटेड है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर झाग बन जाते हैं, कई बार बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। अब वही पानी जो है यहाँ पर ये इससे निकाल कर इन सब्जियों में डालते हैं। अब वो सब्जी जो है वही सब्जी फिर जो है वहाँ पर इंसान खाता है। तो इस पानी के अंदर दुनिया भर के जैसे कि लेड हो गया या फिर दूसरे ऐसे जो मटेरियल पाए जाते हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं है। तो ये माना गया कि उन एरिया में जहाँ पर ये सब्जी जाती हैं उसके शरीर पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐसे लोग जो दूसरे एरिया की सब्जी खाते हैं उसके शरीर पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ही डिफरेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब हम दूध लेकर आते हैं, और दूध लेकर आते हैं दूधिया से, और बिल्कुल अपनी आंखों के सामने दूध निकलवा कर लेकर आते हैं। आप लोगों को पता है कि वो जो दूध निकाला जा रहा है वो इंजेक्शन लगाकर निकाला गया या फिर बिना इंजेक्शन लगाए निकाल दिया गया है? आप लोग बताइए, जो पैकेट का दूध आप लोग डेली पी रहे हैं वो पैकेट का दूध कैसा है? इसीलिए कहते हैं कि ये सारा सामान जो रहता है कम से कम थोड़ी सी प्रिकॉशन आप लोग ले सकते हैं, और वो क्या है, एटलीस्ट जो दूध आप लोग लेकर आते हैं उसको गर्म कर लिया कीजिए, और गर्म करने के बाद ही पीना है, कच्चा दूध नहीं पीना है। कच्चा दूध बस आप लोग अगर गांव से आते हैं अपने घर का कच्चा दूध पी सकते हैं, वो भी उस भैंस का जो कि आप लोग की मम्मी ने खुद निकाला हो, ठीक है। तो ये जिस एक तरीके से एक सौभाग्य की बात है, अगर आप लोग इतना प्योर प्रोडक्ट आप लोग ले रहे हैं तो ये आज की डेट में ओनली गांव में ही अवेलेबल आप लोगों को हो सकते हैं, सिटीज़ में काफ़ी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरा तो मन है कहीं भी रहूँगा तो अपना खुद का फार्म हाउस लगा के अपनी खुद की गाय भैंस रखो और आराम से अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो। यार लाइफ में ना देखो आप लोगों को ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आगे आने वाले टाइम में अच्छी लाइफ स्टाइल आप लोगों को जीना है, वरना इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो थोड़ा फोकस करो, अपनी लाइफ को कम से कम स्टेबल कर लो कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी हेल्थ को फोकस देकर चल सको, वरना दिक्कतें बहुत होने वाली हैं आने वाले टाइम में। मैं पहले बता दे रहा हूँ, याद करोगे कि हाँ एक सर हुआ करते थे वो ऐसा बोला करते थे, ठीक है। अभी से ही अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। मलेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ड्रग रेजिस्टेंस चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। टीबी के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी बात की जा रही है। क्या इनका सोल्यूशन निकालने के लिए दुनिया में कुछ स्टेप नहीं उठाए गए हैं? तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ऐसी बात नहीं है कि स्टेप नहीं उठाए गए हैं, स्टेप उठाए गए हैं, पर लेकिन हम लोग कई बार वो नहीं है कि टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर बात करें तो चेन्नई डिक्लेरेशन हुआ था 2012 में, जिसमें यहाँ पर कैसे हम लोग को एंटी जो बायोटिक जो है उसके बारे में फोकस देना है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग खुद डॉक्टर बनने स्टार्ट हो जाते हैं ना तो उसको हम लोग को फोकस देकर चलना है कि उसको कैसे रोकना है। इसीलिए इसका नाम दिया गया, प्रमोट करना है एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप, यानी कि इस चीज़ को कैसे हम लोग चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं उसके ऊपर फोकस दिया गया। रेड लाइन कैंपेन चलाया गया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया प्रॉपर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 2017 से लेकर 21 तक का। ये तो हमारे देश में इतने प्रोग्राम चला चुके हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ये बहुत छोटी चीज़ है तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं उसी चीज़ के ऊपर सरकार काम करना स्टार्ट करती है जो कि बड़ी होती है ना कि छोटी। ग्लोबल लेवल पर यूरोपियन यूनियन बैन कर चुकी है प्रिवेंटिव मास मेडिकेशन जो भी होता है यहाँ पर एनिमल के अंदर में जो भी यूज़ की जाती हैं दवाइयाँ। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में से कई सारे प्रोडक्ट जब हम लोग एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में इतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी।
यूएन जो है वन हेल्थ वन अप्रोच के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने वन हेल्थ वन वर्ल्ड के बारे में बात की, और ये जरूरी भी है। इसका मतलब क्या है कि जानवरों को यानी कि एनिमल्स को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर उनको बीमारी होगी तो हमको बीमारी होगी, क्यों? क्योंकि हम एनिमल प्रेमी हैं। चाहे उनको पालने की बात करो, चाहे हम लोग खाने की बात करें, तो उसको हम लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं। WHO के द्वारा अवेयर करके क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक को अलग से फोकस दिया गया कि यार एक ऐसी चीज़ है, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना ही देना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितनी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, और इसके ऊपर काम करना जरूरी है। वरना आने वाले टाइम पर जो ये बीमारी है ना, ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जिस इंसान के अंदर कोई बीमारी होगी वो दूसरे इंसान के अंदर नहीं जाएगी। कई सारी ऐसी बीमारी हैं, जैसे मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, जो इस इंसान ए को है तो ए को ही रहेगी, बी को नहीं जाएगी, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें ए को है तो उसके बच्चे को, अगर है उसको है तो उसके बच्चे को जरूर जा सकती है। कई सारी ऐसी बीमारी है, तो इसकी वजह से बच्चों में दिक्कतें देखने को कई बार यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है, इसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमारे देश में ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने जब सर्वे कराया तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें देखी कि देश में जब अलग अलग एरिया से सैंपल कलेक्ट किए गए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई जो कि हैरान करने वाली थी। यानी कि बॉडी के अंदर लोगों की रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही जा रहा है। इसलिए कई सारे लोग बोलते हैं कि एंटीबायोटिक यूज़ करने से बचो। मिल्खा सिंह जी का मुझे एक डायलॉग याद आता है, वो कहते हैं कि मेरे सर में कई बार दर्द हो जाता था काफ़ी तेज़, और मेरी वाइफ जो है वो मुझे दवाइयाँ दिया करती थी। वो दवाई मैं तकिया के नीचे रख देता था और मॉर्निंग में उठ के प्रॉपर एक रनिंग करके आता था, अपनी बॉडी से पसीने निकालता था अच्छे से, उसके बाद में फिर मैं एकदम फिट फील करता था। ये रियलिटी है, आप लोग फील करके देखना। अगर आप लोगों को खांसी नजला है, जुकाम है, आप लोग अच्छे से 2-3 दिन रनिंग करो, पसीना निकालो, एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, तो आप लोगों की बॉडी में से पसीना निकल के आधे से ज़्यादा बीमारी आप लोगों की दूर हो जाएगी। ये तो खुद फील की हुई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने खुद ने फील की है। जब भी कभी लगता है कि नज़ला जुकाम खांसी हो गया, तो इस तरीके से आसानी से आप लोग इसको निपटा सकते हो साइड में, ठीक है। अभी आप लोगों को देखूंगा कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना। उससे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली पहले एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया है कि कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बी कंट्रीब्यूट टू ए एमरजेंसी, जो भी अभी इमर्ज हो रही है खासकर ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज इन इंडिया। तो यानी कि जो भी आज की डेट में ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज बढ़ रही है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। 2014 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द अवेलेबल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और क्रिटिकली डिस्कस करना है कि क्या क्या इशूज हैं इसके साथ में आज की डेट में। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं। जो पढ़ा है बहुत सारी चीजें आप लोगों को स्लाइड में देखने को मिलेगी जब डाउनलोड करोगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को मटेरियल मिलता है पीपीटी के अंदर, तो आसानी से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति सेशन खेलता हूं आप लोगों के साथ में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव है उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, जो इनिशिएटिव मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किए थे। तो इंडिया के भी इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलते हैं और वर्ल्ड के भी इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। वन हेल्थ वन अप्रोच आप लोगों को लिखना है, इंडिया का है या फिर वर्ल्ड का है। रेड लाइन कैंपेन, अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक और चेन्नई डिक्लेरेशन। तो सही आंसर कौन सा है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो समझ में तो आ गया होगा आंसर क्या है। आंसर यहाँ पर डी सारे के सारे हैं, पर एक क्वेश्चन में यहाँ से अलग पूछूंगा आप लोगों से, कौन सा इसमें से इंडिया का है और कौन सा वर्ल्ड का है, वो आप लोगों को बाहर निकालना है। इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग आंसर लिखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि 2014 में ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आगे भी बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। यूपीएससी ने इवन प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जिन माइक्रोबियल जो पैथोजन होते हैं उसके बारे में बात की गई, तो सेम उस पर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन है और उसकी स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कर पाता है। कॉमन सेंस का भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर यूज होता हुआ नजर आएगा। बोला गया कि जेनेटिक प्रीडिपोजिशन ऑफ सम पीपल, यानी कि कुछ लोगों में जेनेटिकली भी यहाँ पर ये चीजें आती हैं जो मैंने अभी बताई बीमारी बेसिकली। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर टेकिंग इनकरेक्ट डोज एंटीबायोटिक टू क्योर द डिजीज, यानी कि गलत तरीके से कोई दवाई ले लेना। तो कॉमन सेंस है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल मैंने बताया, जिस स्टेटमेंट में ये नहीं है वो स्टेटमेंट गलत हो गई। यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, तो किसानों के द्वारा यहाँ पर बेसिकली, और इसी के साथ में खेतों के अंदर में जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं। तीसरा यहाँ पर क्या हो गया, तो तीसरा भी होगा, अभी आप लोगों को पढ़ाया। अब आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन बच गए, इनमें से कौन सा सही होगा, ऐसे आप लोग देखते हैं। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीपल क्रोनिक उसके डिजीज के साथ में कनेक्ट यहाँ पर रहता है। मल्टी ड्रग जो यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा,
ये इसका मल्टीपल क्रोनिक डिजीज से रिलेशन नहीं है, ये बेसिकली आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो दवाइयाँ हम लोग लेते हैं उसके साथ में यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है। खासकर अगर बात की जाए हमारे देश में, आप लोगों को बता दूं 2014 में जब एक एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जो है एंटीबायोटिक के वो इंडिया में है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सारी दवाइयाँ जो हैं वो हम लोग खाते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो ऐसे आप लोगों से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी, अब कोई भी आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। और कल को आप लोगों से यहाँ पर जो ये भी पूछा जाए फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है, तो ये भी एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। और इसी के साथ में हेल्थ से रिलेटेड बात करिएगा। और आप लोग ये बताइए हेल्थ जो है वो 7 शेड्यूल के अंदर में किस लिस्ट में रखा गया है, यूनियन, स्टेट या फिर कॉन्करेंट? ये क्वेश्चन का आंसर देना। कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना और फीडबैक जरूर देना। जहां पर भी आप लोगों को लगता है कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लिया करो ताकि डाउट क्लियर करके आगे बढ़ो। ओके, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा इस आर्टिकल में झारखंड के बारे में। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि 2000 में बिहार से निकालकर बनाया गया था। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आ गया है? ये न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि झारखंड जो है वो चाहता है कि नया कोटा बिल जो है वो लेकर आया जाए और उसको 9th शेड्यूल के अंदर में प्लेस किया जाए। मतलब कि एक तरीके से आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई बदतमीजी करो और किसी ऐसी जगह पर जाकर छिप जाओ ताकि कोई दूसरा जो है वो आकर टच न कर सके। मतलब क्या है? मतलब ये कि जो 9th शेड्यूल है ना हमारे संविधान के अंदर में, ये कुछ ऐसा शेड्यूल बनाया गया कि कोई भी बदतमीजी काटे यहाँ पर, इसके अंदर में आकर अगर आप लोग घुस जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप लोगों को टच नहीं कर पाएगा। आप लोग बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट को क्या पड़ी है टच करने की, सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत है टच करने की इसको? तो मैं वही चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर बात करें, आप लोगों को पता है हमारे संविधान में जब रिजर्वेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लिमिटेड रिजर्वेशन बोला गया था कि लगभग 10 साल तक हम लोग रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसके बाद में रिजर्वेशन को आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बेसिकली संविधान के अंदर भी इसके बारे में बातें की गई। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर हम लोग बात करें रिजर्वेशन जो है, इंदिरा साहनी केस में ये बोला गया था कि आप लोग 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन मत देना। पर लेकिन आज की डेट में 77% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है झारखंड के द्वारा। और यहीं पर ही नहीं, झारखंड जो है ये 77% जो रिजर्वेशन देना चाह रहा है, इसी के साथ में यहाँ पर ये चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है पर्टिकुलर 9th शेड्यूल के अंदर में भी ऐड कर दी जाए। मतलब कि अगर इसको 9th शेड्यूल के अंदर में डाल दिया जाता है इस सब्जेक्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर इसका जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर नहीं कर पाएगा। ये मानना है इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर सब्जेक्ट को डालने का, यानी कि अगर इसके अंदर शेड्यूल डाल दिया तो आप लोग प्रोटेक्शन में आ जाओगे। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर शेड्यूल जो है ये ऐसा नहीं कि ओरिजिनली है, इसको पहली बार अगर बात करें, सबसे पहला जो संविधान में संशोधन हुआ वो 1951 में किया गया। और पहला ही संविधान संशोधन जब किया गया तो यहाँ पर एक नया आर्टिकल क्रिएट किया गया 31B। और इसी के साथ में यहाँ पर जो 31B है अलोंग विद द 31A, ये क्या किया गया यहाँ पर कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। जो भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने की बात की गई। तो आर्टिकल 31A जो है ये प्रोटेक्शन देता है क्लासेस को एक तरीके से, और 31B जो है ये सील देता है स्पेसिफिक लॉ को, जो कि यहाँ पर जो भी इनेक्ट किया जा रहा है। मतलब कहने का घुमा फिरा कर न कहा जाए, सीधा सीधा ये कहा जाए कि 9th शेड्यूल में अगर कोई भी सब्जेक्ट डाल दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनको एक प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाती है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट से बचने का भी तरीका यहाँ पर इनके द्वारा ढूंढ लिया गया। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम तुम्हारे पापा हैं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकाल के लेकर आया था 1973 में। तो इसमें जो ये बातें इनके द्वारा बोली गई थी कि तुम 9th शेड्यूल में ले जाकर कुछ भी ठूस दो और फिर जिंदगी के मजे लेना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेटा अगर कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करेगा तो फिर हम ना तुम्हारी गर्दनें जो हैं वो छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिली। तो इसी के चलते यहाँ पर कई सारे केसेस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ ताकि आप लोग इसके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। जैसे कि टोटल मिलाकर 12 शेड्यूल है संविधान के अंदर में। पहला शेड्यूल जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम और बाउंड्री के बारे में बात करता है। दूसरा यहाँ पर ये बात करता है कि स्पेशल पावर जो सैलरीज वगैरह है, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए,
इसी के साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, राज्यसभा और लोकसभा में जो यहाँ पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है, उनके बारे में बात करते हैं। तीसरा शेड्यूल जो है, आप लोग ओथ वगैरह जो लेते हैं ना, एक तरीके से जो भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो ऑल ऑथोरिटीज़ हैं, अगर बात करें तो ऑल ऑथोरिटीज़ एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो कि ओथ और जो यहाँ पर एक तरीके से प्रोमिस जो लेते हैं, उसके तहत यहाँ पर शेड्यूल 3 में इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसी के साथ में शेड्यूल 4 जो है वो राज्यसभा एक तरीके से उसके एमपी के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल 5 जो है आप लोगों को पता है, और 6 ये शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया के साथ में कनेक्ट होते हैं। 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। 8वें शेड्यूल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, और एक आप लोगों को याद होगा मैंने टेलीग्राम पर एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें यहाँ पर बोला जा रहा था कि भाषा को 8वें शेड्यूल में डाल देना चाहिए। उन्होंने बोला 8वें में नहीं, पहले में डालो पहले में शेड्यूल है ही नहीं है मेरे दोस्त, पहले में तो कुछ हो रही है इसलिए कहते हैं कि इंसान को थोड़ा सा तो कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर शेड्यूल 9, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से वैलिडेशन ऑफ द जो सर्टेन एक्ट है और रेगुलेशन, तो इस शेड्यूल के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था। शेड्यूल 10 क्या हो गया यहाँ पर, ये बेसिकली बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, आयाराम गैराम वाली बात है यहाँ पर। शेड्यूल 11 आप लोगों को देखने को मिलेगा पंचायत, और शेड्यूल 12 जो है वो है म्यूनसिपैलिटी के बारे में। तो ये शेड्यूल है, तो हम लोग बात कर रहे हैं शेड्यूल 9 के बारे में। तो जब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है, तो ये 1973 में लेकर आया गया। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि एक बेसिक ढांचा जो घर है मान लीजिए, और इस घर के अंदर में यहाँ पर रसोई है, यहाँ पर अगर बाथरूम हो गया, यहाँ पर आप लोगों का एक प्रॉपर रूम हो गया, यहाँ पर इधर भी यहाँ पर रूम हो गया, ये बीच में कुछ स्पेस हो गया। मतलब कहने का ये कि इस घर की बाउंड्री के अंदर में जो भी होना है वो वहीं पर ही होना है। कोई ये नहीं बोल सकता कि इस दीवार को लेकर इसको भी अंदर ले लेते हैं, इस वाले एरिया को, या फिर इसको अंदर ले लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो बेसिक ढांचा है उसको टच नहीं करना है। ठीक है, बाकी अंदर जो तोड़फोड़ करनी है तुम लोग करते रहो। तो ऐसा बोला गया कि संविधान का एक बेसिक ढांचा आप लोगों को नहीं बिगाड़ना है, और उसी के चलते यहाँ पर ये जो 9 शेड्यूल है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने स्टार्ट हो गए। अगर बात करें यहाँ पर वुमेन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, उसने ये बोल दिया, अगर बात करें कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी इसके अंदर रखा गया वो तो वैलिड है 9 शेड्यूल के अंदर, पर लेकिन जो इसके बाद में रखा गया है उसको चैलेंज किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर। और फिर यहाँ पर एक और केस आया, ये बोला गया बेसिकली आई आर कोहेलो। तो ये जो केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का, इसे बोला गया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बेस पर चेक किया जाएगा जो भी यहाँ पर चीजें आ रही हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद में। मतलब 14, 19, 21, तो 14 राइट टू इक्वेलिटी यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं। ठीक है, जो 14 हो गया यहाँ पर इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं, और जो यहाँ पर 19 और 21 हो गया, ये अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बेसिक चीज क्या है, ये फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई इन आर्टिकल का हनन करता है और वो बेसिकली यहाँ पर कुछ भी करता है, तो फिर यहाँ पर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे 9th में रख लो जाके, चाहे वही बात है, चाहे पहले में रख लो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जिसको समझ नहीं आ रहा है मैं किस बात पर हंस रहा हूँ यहाँ पर, तो टेलीग्राम पर जाना, एक वीडियो शेयर की थी, आप लोग देख लेना, तो आप लोगों को मेरी हंसी का राज जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा मुद्दा है जिसको आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी डाउट इसके लिए नहीं होना चाहिए। पूरी बेसिक चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग कई बार बन जाते हैं। इसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया 2018 में, बोला गया कि पार्लियामेंट जो है किसी भी कानून को 9वें शेड्यूल में यहाँ पर पेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये पावर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, पार्लियामेंट के हाथ में। बोला गया कि इसके अंदर अगर कोई कानून रख दिया जाता है 9th शेड्यूल के अंदर में, तो उसको बेसिकली कोई भी अगर कोर्ट के बारे में बात करें तो उसको एग्जामाइन नहीं कर सकता, उसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकता। 1973 से पहले अगर कोई बोलता तो एक बार को मान लिया जाता, पर लेकिन उसके बाद में यहाँ पर इसको चैलेंज कर दिया गया, और केशवानंद भारती केस के बाद में यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो उसके चलते सेकंड स्टेटमेंट जो है वो प्योरली यहाँ पर गलत हो गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये बोला कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी दादागिरी यहाँ पर चलेगी, तो जुडिशियल रिव्यू के लिए चीज़ों को अलाउ किया जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है बेसिकली, तो आंसर यहाँ पर 1 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बोला गया कि 9th शेड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर कौन थे यहाँ पर, लाल बहादुर शास्त्री, इसी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन पूछा 2019 में यहाँ पर यूपीएससी ने। अब देख लो आप लोग, पहला ही संविधान में संशोधन किया गया था 1951 में, जिसके बेस पर ये ऐड किया गया। तो बिल्कुल ही नई नई ताजी ताजी बात थी उस टाइम पर। देखिए स्टार्टिंग में ना कई सारी चीज़ें हम लोग बना लेते हैं, पर लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लगता है यार ये तो गलत हो गई।
तो फिर उसको हम लोग इंप्रूव करते हैं। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उनको लगा कि यार ये तो गलत पावर दे दी, सारी चीज़ें इन्हीं के हाथ में होगी, तो थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ से चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई। ठीक है, तो इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन अगर हो तो उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 9 शेड्यूल के बारे में बोला गया कि ये क्रिएट किया गया था, न्यूज़ के द्वारा क्रिएट किया गया नया आर्टिकल 31B और 31A। ठीक है, जो यहाँ पर बेसिकली जमींदारी सिस्टम और उन सब के ऊपर फोकस दे रहा था। 31A जो है यहाँ पर स्पेसिफिक लॉ या फिर जो भी इनेक्टमेंट है उसको डालने की बात की जा रही है। 31B जो है वो एक्सटेंड करता है प्रोटेक्शन ऑफ क्लासेस जो यहाँ पर उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, A, B, C, F, D। सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली 1। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ये एक्सचेंज हो गए दोनों, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे यूपीएससी ने खुद भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया ना पर्टिकुलर केस के बारे में, तो इस केस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। बोला जा रहा है व्हाट वाज हेल्ड इन द, जो केस नहीं बोला मैंने आप लोगों को, केलहो, तो ये जो केस है इसके बारे में बोली जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की जा रही है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सारी बात आप लोगों से पूछ ली। तो एक ऐसा शब्द निकाल के लेकर आ गए कि आप लोग सोचने लगो कि ये क्या हो गया, पर लेकिन अगर आप लोग रियलिटी में पढ़ोगे तो कभी ना कभी ये शब्द ऐसे हैं कि आप लोगों के सामने घूम फिर कर आ ही जाएंगे। ठीक है, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछना जरूर, बाकी पॉलिटी में जाकर आप लोग एक बार नजर डाल लेना अगर किसी को कोई डाउट हो। सारे शेड्यूल सारे आर्टिकल बहुत डिटेल में कवर करा रखें, कोई भी चीज लिखा करो उसके सामने बाई वीर लिख दे करो, तो कोई ना कोई जो लेक्चर है वो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। ओके, एक दो यहाँ पर पहले आप लोगों को छोटे आर्टिकल है इनके बारे में और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, और फिर कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। श्रीनगर के अंदर में 980 करोड़ रुपए यहाँ पर चीज़ों को सुधारने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें साइकिल का ट्रैक बनाया जाएगा, पैदल चलने वाले लोगों के लिए इतने पेडेस्ट्रियन बनाया जाएगा उनके फ्रेंडली। तो आप लोग ये सोचिए कि जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के अंदर में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो आप लोग ये समझिए वहाँ पर कितने सारे लोगों के लिए कंफर्टेबल जिंदगी रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गांव में आप लोग रहते हैं, गांव में से निकलकर शहरों में जाते हैं, क्यों? क्योंकि फैसिलिटी मिलेगी। अगर गांव में ही फैसिलिटी मिल जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा जो एक कॉन्सेप्ट था इसको पूरा बोलते थे, यानी कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर कुछ गांव और शहरों के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो ये आप लोग जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, तो काफ़ी अच्छा है अगर डेवलपमेंट होगा। और खासकर जब पाकिस्तान की साइड से हम लोग बातें करते हैं कि यार पता नहीं इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं चुप्पी करने का एक यहाँ पर तरीका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बात की जा रही है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस आर्टिकल को मैं काफ़ी डिटेल में कल या फिर परसों में काफ़ी अच्छे से कवर करूंगा। क्वेश्चन एमसीक्यू भी होंगे आप लोगों के, इसी के साथ में आंसर राइटिंग भी होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा कल्चर के साथ में रिलेशन। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर तमिलनाडु और यूपी को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, कल्चर रिलेशन को एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पर काशी तमिल संगम के बारे में बात की जा रही है जो कि वाराणसी में चल रहा है, और ये न्यूज़ में रहेगा अभी। क्यों? क्योंकि 1 महीने तक ये कॉन्टिन्यूस आप लोगों को चलता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और खासकर वाराणसी वाले रीजन से, आप लोगों ने देखा होगा मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो ये बातें हैं, ऐसे आर्टिकल आप लोग देखें, ऐसे नहीं कि डे बाय डे आप लोग कवर करने, एक बार बैठ के टॉपिक को कवर कर लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे आर्टिकल हैं जो कि कॉन्टिन्यूस न्यूज़ में रहेंगे। ठीक है, तो 1 महीने तक सोचो अब आप लोग न्यूज़ में रहने वाले हैं। नेक्स्ट, सुनक साहब को जो है सनक चढ़ गई है यहाँ पर, यूक्रेन के साथ में बोल रहे हैं कि तुम लगे रहो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। मतलब मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या लग रही है, यूके के जो लीडर हैं, जो है यूके के नहीं सॉरी यूक्रेन के जो लीडर हैं यहाँ पर, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, इतने बड़ी बड़ी यार ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, WHO है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल, इतने सारे लोग हैं उसमें, मतलब कोई भी ये नहीं चाह रहा है कि रसिया के साथ में यूक्रेन की लड़ाई को जो है वो रोका जा सके। मतलब इसमें आकर जो है वो रोल प्ले करना नहीं चाह रहे, उसमें आग डालने के लिए जरूर तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको पता है रसिया को टैकल किया जाएगा बड़ी आसानी से। ये स्ट्रेटजी होती है, किसी इंसान को अगर आप लोगों को नीचे गिराना है ना, तो उसके साथ में किसी दूसरे इंसान को लड़ा दो और तुम मुझे देखते रहो। ठीक है, ऐसा ही काम यहाँ पर बेसिकली काफ़ी हद तक अगर आप लोग देखोगे हिस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिलता था, अंग्रेजों ने भी यही किया। ठीक है, आपस में लड़ाते रहे, यहाँ पर फूट डालो और शासन करो वाली नीति फॉलो करते रहो। तो ये बड़ी ही घटिया तरीके की जो स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, खासकर आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से। हिस्ट्री उठाकर पढ़ोगे तो आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। ठीक है, ये आर्टिकल मुझे पर्सनली जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसके बारे में आप लोग देखिए, कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कोर्ट के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम है,
एक साइड में आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, एक साइड में स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना चीफ मिनिस्टर है, अपना गवर्नर है, जैसे यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट हैं, अपने यहाँ पर एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से पैटर्न देखने को मिलेगा। पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ऐसे बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक हायरार्की बनी हुई है और एक यूनिटरी है कि सुप्रीम कोर्ट सबके पापा है, हाई कोर्ट उसका बच्चा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसका बच्चा है। पर लेकिन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत बड़ी बात बोली गई है। उन्होंने बोला है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर नॉट सबऑर्डिनेट, दे बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, यानी कि अपने ही आप में वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उनकी एक आइडेंटिटी है। वो ऐसा नहीं कि किसी के नीचे सबऑर्डिनेट है, छोटा बच्चा है, ऐसे नहीं है। तो उनके द्वारा बोला गया कि हाईएस्ट जुडिशरी ऑथोरिटी है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है यहाँ पर, तो उसको किसी के सबऑर्डिनेट नहीं ला सकते आप लोग यहाँ पर। तो ये बोला गया ओरिजिनल उनके पास में भी अगर देखा जाए, और एपलेट जुडिक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी, सिविल कोर्ट भी और क्रिमिनल दोनों मैटर को वो देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, पोस्टिंग वगैरह जो होती है वो आप लोग देखते हैं यहाँ पर गवर्नर का भी रोल रहता है, कंसल्ट किया था हाई कोर्ट के साथ में। और इसी के साथ में क्वालिफिकेशन जो होती है वो यहाँ पर शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बोल दिया गया है कि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो कोई भी एडवोकेट वगैरह हो जिसको एक्सपीरियंस हो यहाँ पर एक तरीके से 7 साल का, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंड यहाँ पर की जाती है, कई बार आप लोगों ने देखी होंगी चीजें, जो जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें हालांकि लेकर कई बार बोलते हैं कि इसमें तो वो लोग फॉल चलते रहते हैं कि एक तरीके से कोलेजियम सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है, वो सब बातें। पर लेकिन ये बड़ी बात बोल दी गई है कि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, इसकी खुद की अपनी एक ऑथोरिटी है। तो आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग बताइए। मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा ये कि कुछ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरीके से आकर पब्लिक में यहाँ पर ये बातें बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ओके। बाकी अगर बात करें कई सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि ये है मिटिगेशन एंड वर्क प्रोग्राम। मिटिगेशन एंड वर्क प्रोग्राम बेसिकली क्या है, आप लोगों को पता है हमारा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा फोकस ये है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। अभी यहाँ पर मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम ये एक तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जब हुई थी उस टाइम पर बात की गई थी और यूएसए के द्वारा इसको आगे लेकर आया गया था। तो फिर से ये न्यूज में है। देखिए हर एक देश को ना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप लोगों को ये काम करना है, ऐसे आप लोगों को ये चीजें कंट्रोल करनी है। पर वो देश नहीं कर पाया कंट्रोल, तो उस टाइम पर उसको टारगेट दिया गया। तो आप लोगों को एक इस कंट्री के डिटरमाइन करके उनको टारगेट दिया गया कि ऐसे आप लोग करना है, पर लेकिन फिर भी नहीं कर पाया। तो फिर यहाँ पर एक प्रोग्राम अलग से चलाया गया उस चीज को सपोर्ट करने के लिए कि जो टारगेट आप लोगों को दिए गए आप लोग उसको अचीव कर सको। तो ये बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेशनल प्रेस डे जो है वो 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया, जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का फाउंडेशन भी है। 1966 में इसको बनाया गया था। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। 15.24 लाख फॉरनर, इतने सारे लोग आप लोगों को लगता है ना हम ही बाहर घूमने जाते हैं। देखो हमारा देश भी कोई कम फेमस नहीं है, ठीक है। तो याद रखना अपने देश को। तो सबसे ज्यादा यूएसए से घूमना है और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश से। नॉर्मली बांग्लादेश हाईएस्ट था, पर लेकिन यूएसए ने जो उसको पीछे छोड़ दिया। यूएसए वाले क्या करने आ रहे हैं इंडिया में, क्या ये देखने आ रहे हैं कि हम लोग कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल शक्ति कैंपेन। ये बहुत ही डिटेल में मैं आर्टिकल कवर करूंगा, तो यहाँ पर जिसमें आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं, ठीक है। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात की जा रही है, खासकर साइबर स्पेस को लेकर, ताकि जागरूक रहें। और आप लोग भी, खासकर लड़कियां जो भी ऑनलाइन चीजें देखते हो, आप लोग कोई भी अगर उल्टे सीधे कमेंट करता है उसको ब्लॉक करना है। कहीं पर भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहां पर भी आप लोग रहते हैं, किसी को रिप्लाई नहीं करना है, फालतू में इशू क्रिएट नहीं करना है अपनी जिंदगी में। अगर कोई कमेंट बॉक्स करे, कहीं इनबॉक्स में आकर मैसेज कर रहा है, जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर उस पर जो आंसर लिखते हैं ना, खासकर जो टेलीग्राम के ऊपर में, तो तुरंत हमारे उसमें कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तुरंत ब्लॉक करो और मुझे मैसेज सेंड कर दो studyloveed@gmail.com पर। उस इंसान को तुरंत जो है ब्लॉक किया जाएगा। और सेम अलाउ होता है लड़कों के लिए भी। कई बार लड़के भी इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, कई सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो लड़का हो चाहे लड़की, डेमोक्रेटिक वे में दोनों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली बोला गया 3839 करोड़, ये 1.5 स्टेक बेचेंगे एक्सिस बैंक के अंदर और ये इनको मिलने वाले हैं। एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया गया यहाँ पर इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर याद रखते हैं सूरज बान, ठीक है, एज ए चेयरमैन। तो पूछे आप लोगों से एनपीएस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बोला जा रहा है कि यहाँ पर 27 से 29 बिलियन की देखने को मिल रही है, तो बड़ी बात है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर देखिए इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ना सबसे बड़ी आज के डेट में, आप लोग देखो कितना पैसा कमाते हैं जो हीरो हीरोइन है सारे, ठीक है, क्योंकि लोग उनको देखना पसंद करते हैं। रियलिटी में हीरो कौन है? भगत सिंह थे हीरो, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे हीरो, ये लोग थे हीरो। अगर बात करें भीमराव अंबेडकर जी थे हीरो, तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें तो ये थी पर्सनैलिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात करें तो ये थे रियलिटी में हीरो। पर आज के डेट में ये नहीं ये हीरो आ रहे हैं, ये हीरो होते हैं क्या रियलिटी में? आप लोगों को लगता है ये हीरो हैं? ये एक्टर है और इनको हीरो बना दिया है। हीरो वो होते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, वो एक्टर है अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, देश में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो हैं। आप लोग बोलोगे टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स तो आप लोग भी पे कर रहे हो, तो आप लोग भी हीरो हो गए। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि वो एक्टर हैं, एक्टिंग करके वो आप लोगों को लुभा रहे हैं एक तरीके से। पर उनको इतना फॉलो करना कि उनके पीछे पागल हो जाना, कहीं कोई आ जाए तो भीड़ उमड़ पड़ती है भाई साहब। तो यार जिंदगी में थोड़ा सा चीज़ों को सोचो कि इंस्पायर किससे होना है, ठीक है। आप लोग क्या रहा है इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑथोरिटी के बारे में बात करें तो MOU साइन किया गया आरबीआई के साथ में, ताकि रेगुलेट किया जा सके, सस्पेंड एक तरह सुपरविजन किया जा सके जो भी एंटिटी है। तो इसके बारे में अच्छा तरीका है यहाँ पर। ऑडिट दिवस, ऑडिट तो आप लोगों को भी अपना करते रहना चाहिए कि आप लोग किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या कमी खामियां हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा 16 नवंबर को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। और ये कैसा मिशन है, अगर आ रहा है ना न्यूज में इग्नोर कर सकते हो, एक बार हल्का सा तैयार कर लो। पहले मैंने बताया था, फिर बता दूंगा इसको, क्योंकि ऐसी चीजें हैं ये रेगुलर अभी भी आएगा। क्योंकि पहले चांद पर एक बार पहुंच गए और फिर इनको चांद पर पहुंचने में इतनी मशक्कत आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब पहले कैसे चले गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, एक एग्जाम आप लोगों ने निकाल दिया, फिर कोई एग्जाम ही नहीं निकल रहा है तो लोग कहेंगे तुक्का लग गया था इसका। तो वही कह रहे हैं कि लोगों ने कि इनका तुक्का लग गया था उस टाइम पर, ठीक है, वो बातें चल रही हैं। USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की जो नेवी है वो कीन स्वॉर्ड करके एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी जापान कोस्ट पर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। पोलैंड और रसिया के बीच में रस्साकसी चल रही है, क्योंकि रसिया ने एक मिसाइल जो है पोलैंड में फेंक दी और 2 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी ब्रह्मोस पाकिस्तान घूम के आई थी तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है, तो हल्का सा याद रखिएगा। टॉलरेंस डे 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया था, डिस्कस किया था। यहाँ पर यूनेस्को का यहाँ पर ये मदनजीत जो सिंह अवार्ड है फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड द नॉन वायलेंस। ये यहाँ पर बेसिकली फ्रैंका में ही ये सुलेम यंग फॉर कैमरून, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ NGO एक है यहाँ पर फॉरगिवनेस एंड द पॉजिटिव यूथ, ये बेसिकली अफ्रीका। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस ऑर्गेनाइज कराएगी अबू धाबी में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और मीडिया के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ कौन से आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं, बताइए। तो अबू धाबी कहाँ पर है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो कब से कब तक देखने को मिली, तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, याद रखना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन सी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कंट्री है इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया लेड IT, ये समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के साइडलाइन में, तो किसके साथ में है ये आप लोगों को बताना है। आर्टेमिस मिशन जो है ये किस कंट्री का है, इजराइल, UAE, USA या चाइना, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन सही इसका आंसर देता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो यहाँ पर CITES ये होस्टेड की गई किसके द्वारा, जापान, पनामा, मालदीव या पपुआ न्यू गिनिया। तो ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों का CSAT का क्वेश्चन, इसको आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और इसके बाद में आप लोगों को आंसर जो है बताता हूँ। तब तक आप लोगों के सामने यहाँ पर पू रिवर या पो बोल सकते हैं, बेसिकली पू नहीं बोला जाएगा। तो ये जो रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी ये इटली के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। और ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, अगर क्वेश्चन उठाकर देखोगे मैच करने के लिए पूछ लिया गया था, ठीक है। तो 652 किलोमीटर लंबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इटली का बिगेस्ट वाटर गेटवे है यहाँ पर ये। तो किसी देश की सबसे बड़ी रिवर ये मैच करने के लिए अक्सर आप लोगों से पूछ ली जाती है। और अल्प्स माउंटेन रेंज जो कि आप लोगों को यहाँ पर यूरोप के अंदर देखने को मिलती है, उसी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएंगी चीजें, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। वोकैबलरी आज लगा तो रखी है मैंने, पर मेरा मन नहीं है वोकैबलरी पढ़ाने का। मैं चाहता हूं कि जो पूरे वीक में आप लोगों ने वोकैबलरी पढ़ी है, ठीक है, उसको आप लोग रिविजन करिए। क्योंकि रिविजन आप लोग नहीं करते हैं, मैं देखता हूं जो चीजें पढ़ते हैं ना, मैं तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आज लगाने वाला था। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को रिविजन करने के लिए बोला जाए। आप लोग सोचो कौन कौन सी रिवर हम लोगों ने कवर की है यार। रिविजन करना स्टार्ट करो, कब करोगे, अब नहीं तो कब, ठीक है। तो नहीं मैं नहीं तो कौन बे, आज नहीं तो कब बे, अगर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बे, ये तो बता दो बे। यानी कि काम करो यार, ऐसा कैसे काम चलेगा, ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो लगकर चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था काफी डिटेल में, तो स्वीडन के साथ में मिलकर हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए आर्टेमिस मिशन के बारे में बात की, अभी यहाँ पर ये USA का मिशन है चांद के लिए, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाए तो ये जो कंप्लीट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा
यह पनामा। पनामा को मैप में जाकर देखिएगा कहाँ पर है। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं लोकेशन के बेस में। तो देखो यार, सबसे सीधी सीधी बात यहाँ पर ये, जिंदगी आपकी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई आप लोगों को आकर गाइड कर सकता है, पर लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कैसे चीज़ें करनी है। पर लेकिन अगर आप लोगों को वो चीज़ कर नहीं रहे हो, आप लोग अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप लोग आगे भागे जा रहे हो, पीछे कुछ भी नहीं याद आ रहा है, तो ऐसे तो भागते चले जाओगे, कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करो और ट्रस्ट जरूर करो अपने ऊपर, क्योंकि देखो ऐसा होता है यार, जिंदगी ना ऐसे होती है, बिल्कुल आप लोगों को ऐसे नहीं देखने को मिलेगी। आप लोगों की ऐसे लाइफ चलती हो, किसी की नहीं चलती ऐसे। ऐसे ही चलती है भाई साहब, नीचे गिर गई, ऊपर उठ गई, फिर नीचे गिर, फिर ऊपर उठाना है इसको। ऐसे पैटर्न चलेगा जिंदगी का। हर एक दिन ऐसा आप लोगों को फील होगा, एक टाइम पर यार कुछ भी नहीं हो रहा है, एक टाइम पर लगेगा यार सब ठीक ठाक चल रही है चीज़ें। तो आप लोगों को अपने आप को संभालना सीखना है, और अगर अपने आप को संभालोगे तभी तो आगे चल के मेरे दोस्त डिस्ट्रिक्ट संभालोगे हैं। अगर अपने आप को ही नहीं संभालोगे तो डिस्ट्रिक्ट और परिवार को कैसे संभालोगे आगे चलकर। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं यार जिंदगी में, पर लेकिन फिर भी अपने आप को थामना है। जिंदगी है स्पोर्ट, एक गेम की तरह लो, खेल के जानी है और शानदार तरीके पारी खेलनी है भाई साहब। तो उससे आप लोग चीज़ों को सुधार पाओगे। ठीक है, कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना। पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, सारी चीज़ें इकट्ठे मिल जाती हैं। और फीडबैक जरूर दिया करो, जो भी पेपर आप लोग देकर आते हो यहाँ पर शेयर कर दिया करो। कोई वीडियो आप लोगों को लगती है जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी चाहिए, वो भी यहाँ पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।